हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अर्थ समझ लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब अर्थ क्या होता है? तो दो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। दो का मतलब होता है दो दो चर का मतलब होता है कि मैं चर बहुपद, जब मैं लेसन क्लास 10 का मैथ पर्सनली मतलब लेसन जब हम दो पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने चर और अचर के बारे में चर्चा किया था। चर वे राशियां होती हैं जिनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान सदैव नियत होता है, उसे अचर कहते हैं। तो हम लोग चर और अचर के बारे में लेसन 2 में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी पर मैं बता दिया कि चर वे राशियां होती हैं जिनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। और जो राशियां सदैव नियत होती हैं, जैसे 5 है, यह सदैव नियत नियत ही रहेगा। आज 5 पढ़ा जाएगा, 20 साल बाद वो 5 5 ही रहेगा। यह समय के अनुसार बदलता नहीं है। इसी तरह आप 50 भी लेते हैं ना, भैया समय के अनुसार नियत रहता है, बदलता नहीं है। इसलिए ऐसा होगा, यह कांस्टेंट होगा, अचर होगा, और जिसका मान समय के अनुसार बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो चर कहते हैं। तो चर का मतलब जैसे हम ले सकते हैं एक्स वाई, इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा, मतलब किसी से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है पावर वन घात एक। तब हम बहुपद वाले लेसन में चार हम लोग समझ चुके हैं। रैखिक का मतलब होता है पावर एट। समीकरण का और बहुपद में भी हम अंतर समझाएंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम लोग समीकरण और बहुपद में अंतर समझ लेते हैं। एक साइड लिखते हैं समीकरण, एक साइड लिखते हैं बहुपद। एक साइड लिखते हैं बहुपद। समीकरण जिसे हम लोग पहले बहुपद एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए वन बी वन सी वन। ये क्या है? बहुपद, एक द्विघात बहुपद है। अब इधर इसी का हम उल्टा लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस बहुपद का मतलब है कि यह केवल एक बहुपद में लेफ्ट हैंड मान दिया होता है। जो हमें बहुपद का मान होता है वह दिया नहीं होता है, हमें बहुपद का मान यहाँ निकालना पड़ता है। और समीकरण का मतलब होता है ना कि इस पूरे बहुपद का मान है ना, जो यह क्या है, 0 के बराबर है। जिसमें बहुपद का मान दे दे राइट साइड में, उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। बहुपद और समीकरण में केवल इतना ही अंतर होता है कि बहुपद में उस पूरे बहुपद का मान हमें मालूम नहीं होता है कि कितना प्राप्त होगा, जबकि समीकरण को देखकर हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर ए वन, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स के यदि हम मान रखते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा, इसलिए बहुपद का मान यदि 0 मतलब दे दे बराबर 0 या 5 भी दे सकता है। जैसे 2x+5 दे रहे, 2x+y बराबर 10। तो यहाँ पर हम क्या रखें? 0 चाहे 10 लेते हैं ना, तो यहाँ पर एक्स और वाई का मान रखेंगे 0 के बराबर आएगा। अब बहुपद का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। तो यहाँ पर क्या है, इस पूरे बहुपद का मान हमें मालूम नहीं होता है कि इस बहुपद का मान कितना होगा। मेरे कहने का मतलब यह होता है कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड भी दिया होता है, वह राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है। समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है, जबकि बहुपद में केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है। इसमें केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है।
आज समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है। राइट हैंड साइड का मतलब कि पूरे समीकरण जो है चाहे बहुपद है, इस पूरे बहुपद का मान राइट हैंड साइड में दे देता है, तो जिससे हमें यह मालूम हो जाता है कि इस पूरे को हल करने पे जब एक्स वाई का मान रखते हैं तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। जितना इस बराबर की साइड दिया होता है, राइट हैंड साइड में दिया होता है, वही यह इस पूरे का मान होता है। यहाँ पर एक्स और वाई के जब हम मान निकाल के रखते हैं ना, हमें 10 ही प्राप्त होता है। जिसे हम लेते हैं एक्स बराबर 0, यदि हम एक्स बराबर 0 लेते हैं और वाई बराबर 2 लेते हैं ना, तो यहाँ पर रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, तो ये है 0 प्लस 10 बराबर 10, ये क्या प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक्स वाई का मान निकाल के हम रखते हैं ना, हमें राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है। समीकरण और बहुपद यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर है, क्या दिया? कुछ इतना मान यहाँ पर दिया रहेगा, तो यहाँ जीरो नहीं निश्चित है कि जीरो ही हो दिया होगा। यहाँ पर सी मतलब तो इसके मान लेते हैं, क्या है? तो कॉन्स्टेंट है, अचर राशि है, जिसका मान क्या है? कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? केवल एक्स और वाई का मान दे दिया जाए कि मतलब इन दोनों को रखने को इतना प्राप्त होगा। इसी प्रकार बहुपद में केवल इसी का मान लेफ्ट हैंड दे दे, यहाँ पर दे देगा एच 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 प्लस, यहाँ पर केवल दे देगा एस क्यू प्लस 6h। तो इसमें राइट हैंड में इसका मान नहीं दिया होता है कि यहाँ पर रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें निकाल कर मालूम होता है कि इतना आएगा। बस यहाँ पर हमें मालूम होता है कि एक्स और वाई का मान रखें तो यहाँ पर हमें 6 मतलब यदि 6 दिया 6 है तो 6 प्राप्त होगा, 8 है तो हमें 8 प्राप्त होगा, 15 है तो 15 मतलब एक्स वाई का मान रखने में 15 प्राप्त होगा। जो इस के स्थान पर यदि समझे ना, वही एक्स और वाई को जोड़ने को हमें प्राप्त होगा। इसी पर यदि दे देता है 2x प्लस वाई बराबर 25, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई का यहाँ यदि इसमें मान रखेंगे ना, तो इनका पूरा मान ही 25 के बराबर आएगा, इस 25 के ही बराबर आएगा। यह जो पूरा 25 है ना, इसके बराबर ही प्राप्त होगा। तो समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड भी दे दिया जाता है, और बहुपद में केवल लेफ्ट हैंड साइड ही दिया जाता है। बहुपद में उस पूरे बहुपद का मान नहीं दिया होता है, जबकि समीकरण में उस पूरे समीकरण का मान दे दिया जाता है। उस पूरे बहुपद का मान बराबर करके दे देता है, तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। तो आइए हम अपना लेसन के बारे में पढ़ते हैं कि समीकरण और बहुपद में शायद आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि समीकरण किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है, जबकि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों दिया होता है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी अर्थ समझाया है कि दो का मतलब दो होता है, चर मतलब जिनका मान समय के अनुसार बदलता हो, रैखिक मतलब पावर एक, समीकरण के युद्ध युद्ध मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम लोग का पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कुछ मान लेते हैं 0, समीकरण हो गया। चाहे और यहाँ पर मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब क्या हो गया? रैखिक समीकरण का युग्म हो गया, क्योंकि यह समीकरण है, यहाँ पर एक्स और वाई के हम मान रखते हैं तो हमें 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो यह क्या है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी दे दिया है। और यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? चर है, चूंकि एक्स और वाई चर है, क्या है? चर है। अब यहाँ पर इसका पावर देते हैं, क्या है? यहाँ पर पावर 8, जहाँ पे वहाँ पावर 8 होता है, तो यहाँ पर पावर क्या है? 8 है। यहाँ पर भी पावर क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पर भी पावर क्या है? 8 है। तो दो चर भी हो गए, एक्स और वाई दो चर हैं। रैखिक मतलब पावर 8 भी है। और समीकरण समीकरण या युद्ध मतलब जोड़ा, तो मतलब क्या है? यहाँ पर समीकरण का जोड़ा है। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, हमें जो भी समीकरण को हल करना होगा ना, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा दिया जाएगा, और इसमें बोला है कि समीकरण को हल करके एक और वाई का हमें मान प्राप्त करना होगा। यदि अब यहाँ पर आएगा कि यदि इन रेखाओं को जैसे a1 अपान a2 बराबर नॉट इक्वल टू, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मतलब तब रेखाएं जैसे यहाँ पर रेखाएं समांतर होंगी, जैसे यह दो रेखा है, तो एक रेखा ऐसी एक रेखा ऐसी है,
तो क्या यह रेखाएं समांतर होगी, क्या यह रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेदी होगी, यहाँ पर काटेंगे, क्या रेखाएं यह रेखा और दूसरी जो हमारी रेखा होगी इसी पर क्या जो हमारी दूसरी रेखा होगी क्या इसी रेखा पर प्राप्त होगी, तो इन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं जो एक दूसरे के समान दूरी पर हो। इन रेखाओं को हम समांतर समांतर रेखा कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं और इस रेखाओं को हम कहते हैं संपाती। इन रेखाओं के समूह को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो आया अब हम मालूम कैसे करेंगे कि रेखाएं समांतर है कि रेखाएं संपाती है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो यदि यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, यदि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यदि A1 अपान A2 का अनुपात B1 अपान B2 के अनुपात से यदि बराबर नहीं होता है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। इनका जो हल होता है, इनका जो हल निकलता है होता है अद्वितीय होता है, अद्वितीय। इनका जो हल होता है क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर हम विस्तार से समझते हैं कि हम लोग का पहला रेखा है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 की दूसरी हम लोग की रेखा है, समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पर हमें दो रैखिक समीकरण के युग्म मतलब जोड़ा दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी। पहला हम लोग रेखा प्रतिच्छेदी, पहला यदि रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी। इन लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो कब रेखाएं मतलब प्रतिच्छेदी होंगी, तो यदि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, यदि A1 अपन A2 बराबर नॉट यदि बराबर ना हो B1 अपन B2 के, ये क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। जो इनका हल होगा, इनका जो हल निकलेगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक हल होगा। इन रेखाओं को हम संगत युग्म भी कहते हैं। इन रेखाओं के युग्म को संगत युग्म कहते हैं। इन रेखाओं के मतलब संगत युग्म कहा जाता है। इन रेखाओं के युग्म को हम संगत युग्म कहते हैं। संगत युग्म कहते हैं। क्या होता है कि पहली हम लोग की रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो A1 अपन A2 नॉट नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, कभी भी A1 अपन A2 नॉट A1 अपन A2 का अनुपात B1 अपन B2 के अनुपात यदि बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इनका हल क्या होगा कि इनका हल अद्वितीय होगा। इनका हल जरा अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक हल होगा। रेखाएं तो हम युग्म को क्या कहते हैं, तो संगत युग्म कहते हैं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो ना तो उन्हें संगत युग्म रेखाएं कहते हैं। रेखाओं के युग्म को संगत युग्म कहते हैं। अब इसमें जो चौथी पॉइंट होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, बस इसमें तीन ही पॉइंट याद करने लायक है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इनका क्या होगा, ये A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 होगा। इनका हल जो होगा भाई, इनका हल अद्वितीय मतलब एक हल होगा। रेखाएं संगत युग्म कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को रेखा किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे।
किसी न किसी दिन क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए रेखाएं, ऐसे आ रही है और ऐसे यहाँ पर आ रही रेखाएं यदि मिले तो यहाँ पे क्या करना है, रेखाएं प्रतिच्छेद करिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें ना, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब इसमें आएगा दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा आएगा, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यदि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 होना, तो रेखाएं क्या होती है, रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या हो, उपस्थित हो। जैसे मेरी यह एक रेखा है, ये भी क्या है, रेखा है। और जो हम लोग की दूसरी रेखा होगी, दूसरी रेखा किसी के जस्ट ऊपर होगी, जो हम लोग की दूसरी रेखा होगी क्या होगी, जस्ट इसी इसी रेखा के ऊपर यदि होती, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं कि एक ही रेखा के ऊपर यदि दूसरी रेखा उपस्थित होना, इन रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेखाएं संपाती होंगी। पहला है कि रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। इनका क्या होगा, यहाँ हल का मतलब यहाँ पे समझते हैं कि एक रेखा जितने मतलब जितने बिंदु पर, जैसे यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद करिए तो इनको केवल एक हल निकलेगा। यदि कोई ऐसी रेखा ऐसी जाकर ऐसे जा रही है, यदि यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद करिए, यहाँ पर दो बार प्रतिच्छेद और तीन बार प्रतिच्छेद करिए तो इनका तीन हल निकलेगा। यदि कोई रेखा दो जब केवल ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर दो जब प्रतिच्छेद करिए तो इनका केवल दो हल होगा। तो यहाँ पर रेखा है हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इनका, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब कि जितना बार रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, उनका उतना ही हल निकलता है। तो यहाँ एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा उपस्थित है, ये क्या होगा, एक रेखा दूसरे रेखा के हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो इनका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक बिंदु पर हल हो रहा है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन रेखाओं के युग्म को ही संगत युग्म कहा जाता है। इन रेखाओं के युग्म को भी हम क्या कहते हैं, संगत संगत युग्म कहते हैं। इन रेखाओं के युग्म को भी हम संगत युग्म कहते हैं। अब हम लोग का जो तीसरी रेखा होगी वह समांतर रेखा होगी, और इसका एग्जाम्पल हम देते समझाते हैं आप लोग को। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे ये रेखा है ए बी। अब जो हम लोग की दूसरी जो रेखा होगी ना, जस्ट इसी रेखा के ऊपर उपस्थित होगी। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते समझते हैं, ये क्या है, जो हम लोग की दूसरी रेखा सी डी है, ये क्या है, जस्ट ए बी के ही ऊपर स्थित है। ये क्या होगी, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक ही रेखा पर उपस्थित होती है। अब हम लोग तीसरी रेखा समांतर रेखा के बारे में बात करेंगे, सब रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाएं तब रेखाएं होती हैं जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 हो, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर ना हो, तो इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखा होगी। जैसे हम लोग यहाँ पहली रेखा क्या है, ए बी है, और जस्ट इसी के समांतर लेते हैं कि हम यहाँ पर सीढ़ी लेते हैं, तो समांतर का मतलब कि जितना दूरी यहाँ पर है डी, वही दूरी यहाँ पर भी होना चाहिए, डी ए हो। यहाँ पर भी जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। एक दूसरे से समान दूरी पर रेखाएं हों, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं।
इसी यहाँ पर और चीज यहाँ पर एक ऐसी रेखा है, चाहे दूसरी रेखा और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं पैरेलल रेखाओं का। जैसे यहाँ पर हम एक रेखा लेते हैं पी क्यू, और यदि हम दूसरी रेखा लें आर ए, ये क्या है, रेखाएं समांतर होंगी क्योंकि ये दूसरे रेखा है समान दूरी पर है, ये क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो इसमें पहला पॉइंट होता है यदि ए वन अपन ए टू बराबर बी वन अपन बी टू लेकिन सी वन अपन सी टू के बराबर ना हो तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। दूसरा जो इनका हल हो जाना, अब यहाँ पर यदि ये रेखा ऐसी एकदम जा रही है और दूसरी रेखा जस्ट एकदम बराबर दूरी पर सीधे जा रही है, तो क्या ये रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद करेंगी? तो आपका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर जा रही हैं। इन्हें हम अनंत तक बढ़ाए ना तब भी ये रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि यह समान दूरी पर जा रही हैं। तो इनका हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह रेखाएं एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है। जब तक दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है इनका कोई हल नहीं निकलता है। तो इनका जो हल हो, इनका हल कोई हल नहीं होगा। इसका इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ये रेखाएं जो होती है ना, क्या होती हैं, असंगत इन रेखाओं का युग्म असंगत युग्म कहलाता है। इन रेखाओं का इन्हें हम क्या कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। असंगत युग्म होगा, इन्हें क्या कहते हैं, रेखाओं का इन तरह असंगत होगा। फिर एक बार इन रेखाओं को हम रिवाइज कर लेते हैं, जितना हम लोग पढ़े हैं। पहले हम क्या पढ़े हैं कि रेखा का जो हम लोग का लेखन का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। दो का अर्थ होता है, दो चर मतलब एक ऐसी राशि जिसका मान समय के अनुसार बदलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। रैखिक का मतलब होता है कि पावर एक हो, मतलब चर की घात क्या हो, एक हो। समीकरण और युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो अभी यहाँ पर हम समीकरण और बहुपद में अर्थ समझे हैं कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया होता है, जबकि बहुपद में केवल लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है। इस पूरा क्या होता है ना कि समीकरण में इस पूरे बहुपद का मान दे दिया होता है कितना आएगा मान रखने पर एक्स का, जबकि बहुपद में इस पूरे बहुपद का मान नहीं दिया होता है तो इसका मान कितना है हमें निकाल कर देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमें मालूम होता है कि यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पर एक्स का मान मतलब 5 ही हमें प्राप्त होगा। यदि यहाँ हम 10 रखते हैं तो हमें 10 ही प्राप्त होगा। जो इस बराबर राइट हैंड साइड में जो संख्याएं दी होती है वही लेफ्ट हैंड हम लोग साइड क्या होता है, प्राप्त होता है चर राशि का मान रखने पर। हम लोग नेक्स्ट पर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर पढ़े हैं कि यदि दो रेखा में चर मतलब चर एक्स और वाई क्या है, दो चर हैं। रैखिक मतलब पावर इन लोग का एक है। समीकरण अर्थ समझी, अभी समीकरण भी है, युग्म मतलब जोड़ा है, क्या है, रेखाओं का युग्म है, जोड़ा है। अब यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे, अब रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब रेखाएं समांतर होंगी, कब रेखाएं संपाती होंगी, तो उनके बारे में हम लोग इस पेज पर समझे हैं। तो यदि ए वन अपन ए टू नोट डाल के बी वन अपन बी टू है तो ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। इनका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का अर्थ होता है केवल एक हल होगा, क्योंकि केवल यह एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनका केवल हल क्या एक ही होगा, क्योंकि यह एक बिंदु पर ही काट रही है, तो इनका हल एक ही निकलेगा, एक ही निकलेगा। यदि ये दो बिंदु पर काटती तो इनका दो हल निकलता। तो ये रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है। इन रेखाओं के युग्म को संगत युग्म कहा जाता है। अब हम लोग दूसरी पढ़े हैं संपाती रेखा के बारे में। जब क्या होता है कि ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू बराबर सी वन अपन सी टू होता है ना, तो ये रेखाएं संपाती होती हैं।
ये रेखाएं संपाती हुई, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि यह जो संपाती का मतलब कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा का उपस्थित हो। यहाँ पर क्या है, ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, दूसरी रेखा क्या है, सीढ़ी है, जो ए बी के ऊपर ही स्थित है। तो यह क्या होगा, ए बी के अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए क्या हो रहा है, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, अनंत हल हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है। इनको भी संगत युग्म कहा जाता है, इन रेखाओं के युग्म को भी संगत युग्म कहा जाता है। अब हम लोग जो तीसरी रेखा आती है वो आती है समांतर रेखा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर होंगे। इनका हल कोई नहीं होगा, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो उनका कोई हल नहीं निकलता है। जब तक दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तब तक में कोई हल निकल भी नहीं करेगा। इन रेखाओं से इनका संगत करते हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के विधि के बारे में पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किन विधि द्वारा हल किया जा सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे, किन किन विधि द्वारा इनको हल किया जा सकता है, कल उन विधियों को द्वारा हल किया जाएगा। तो हम लोग का इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण को हल करने की विधि हल करने की विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग के यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। हम लोग की जो प्रथम विधि पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हम लोग को पढ़ना है, मतलब हल करने की विधि तो बहुत सारी है। प्रथम है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि जो हम लोग का इसमें दूसरा है विलोपन विधि है। विलोपन विधि द्वारा इनको हल किया जाता है। विलोपन विधि विलोपन विधि से भी इनका हल किया जा सकता है, जो कि दोनों हम लोग के सिलेबस में है। तीसरा इसमें आता है वज्र जुड़न विधि। वज्र जुड़न विधि वज्र जुड़न विधि जो कि हम लोग के सिलेबस में शामिल नहीं है। चौथे हम लोग एक और विधि का पढ़ना है द्राफीय विधि। द्राफीय विधि यह तीनों हम लोग के सिलेबस में क्या है, शामिल है। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि वज्र जुड़न विधि जो हम लोग की सिलेबस इस समय शामिल नहीं है। 2022 तक इस विधि को पढ़ा गया, लेकिन 2022 के बाद इस विधि को ही हटा दिया, यूपी बोर्ड ने सिलेबस से हटा दिया कि वज्र जुड़न विधि अब नहीं पढ़ना है। अब हम लोग को द्राफीय विधि या तीन विधि हम लोग के सिलेबस में शामिल है, इन तीनों द्वारा हमें पढ़ना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसमें प्रथम हमको एग्जाम्पल x+y = 5 दे और दूसरा समीकरण दे 6x। यदि हम लोग तो दूसरा समीकरण दे दें x-y = 14, दो समीकरण हम लोग तो दे दा। अब बोले जाते इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है किसी एक तो प्रतिस्थापित मतलब विस्थापित करेंगे। तो जैसे हम लोग समीकरण दो तो उठाएंगे x-y = 14। अब हम लोग y तो इस साइड प्रतिस्थापन कर देंगे तो x = 14 + y हो जाएगा। यह क्या है, इसी तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसको समीकरण 3 मान लेंगे और x का मान समीकरण 1 में लेते रख देंगे और s का मान निकल जाएगा। फिर वही जो y का मान निकलेगा वही मान y का मान इस संख्या रख देंगे तो हम x और y जान, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।
दूसरी हम लोग की विधि है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है कि विलुप्त करना, किसी एक तो क्या करते हैं हम विलुप्त कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग तो दो समीकरण दी हुई है, इसी एग्जाम्पल से भी विलोपन विधि तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं। चल इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। अब होता है इन लोग यदि बोले कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो विलोपन का अर्थ होता है कि विलुप्त करना। विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना। विलुप्त, विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना। यहाँ पर देखिए एक समीकरण से x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 14 है। यदि हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, चिन्ह समान, यदि संख्या समान और चिन्ह विपरीत होते क्या होती है, कट जाती है। यदि इन्हें हम जोड़ते हैं तो वाई से वाई क्या हो जाते हैं, फिर ध्यान दें यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस है। संख्या समान और चिन्ह विपरीत होते संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। यहाँ पर व्हाइट हम क्या करती हैं, काट कर विलुप्त करती हैं। तो यही विलोपन विधि, यही विलोपन विधि कहलाती है। यही विलोपन विधि कहलाती है। अब हम लोग तो अब हम लोग तो एक ग्राफीय विधि का अध्ययन करना है। ग्राफीय का विधि का मतलब होता है कि हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करके हल निकालेंगे। जैसे एक रेखा ऐसी जाएगी और दूसरी रेखा ऐसे, मतलब एक ऐसी दूसरी रेखा जा रही है, तो यहाँ पर जो रेखा है प्रतिच्छेद करती है आपस में, वही इनका क्या हल हो जाता है, एक्स और वाई का मान निकलता है। तो अब हम लोग कल इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।